अरे यार क्या बोले जा रही हो, इज्जत इज्जत। टाइल्स और घर से थोड़ी ना इज्जत आती है जाती है, इज्जत दिल से की जाती है। वाह, दिल से इज्जत। और लोग जब देखेंगे ना तो यही कहेंगे, इसके मायके में तो इम्पोर्टेड शो पीस रखे हैं किचन में, और यहाँ तो नमकदानी तक प्लास्टिक की है, वो भी टूटी हुई। माही समझने की कोशिश करो यार, इस बार सैलरी आते ही सबसे पहले किचन का काम करवाएंगे। तुम बस 1 महीना धीरज रखो। 1 महीना? मैं तो सोच रही थी शादी के पहले ही तुमने ये सब कर लिया होगा, और अब कुछ नया करोगे, जैसे नया फ्रिज, नया गैस स्टोव, माइक्रोवेव, और तुम कह रही हो कि धीरज रखो 1 महीने तक। मेरी सहेलियां हंसेंगी मुझ पर, मजाक बन जाएगा मेरा तो। तुम हर वक्त दूसरों से कंपेयर मत किया करो यार। तुम्हारी सहेलियों के पति इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। मैं तो बस अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा तो वक्त दो। ठीक है, लेकिन सुन लो, मैं चाहती हूँ किचन चमचमाता हो, जब कोई आए तो कहे, वाह माही ने कितना सुंदर सजाया है। मुझे इम्पोर्टेड जार्स चाहिए, कांच के बर्तन चाहिए, और टाइल्स भी बदलवानी है। तुम चाहो तो अभी से लिस्ट बना लो, मैं नोट कर लूंगा, पर थोड़ा सा वक्त दे दो यार। अगले महीने सैलरी आई नहीं कि तुम्हारा ये सपना पूरा, बस। सच? वादा? अरे वादा, तुम सपना देखो, पूरा करना मेरा काम। कुछ साल बाद। रवि, अब तो ये घर और भी छोटा लगने लगा है। देखो ना, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके खिलौने, उसका पलंग सब इधर उधर पड़े रहते हैं। हमें 2 BHK तो लेना ही होगा। जानता हूं, पर थोड़ा सब्र करो यार। मेरी सैलरी अभी बस घर चलाने लायक है, थोड़े पैसे पीएफ में जमा होने दो, प्रमोशन हो जाए, फिर देखो 2 BHK पक्का लेंगे। तुम ना हर बार थोड़ा सब्र कर लो, ऐसा क्यों बोलते हो? बच्चे का अपना रूम तो होना चाहिए ना, मम्मी जी का अलग, हमारा अलग। क्या ये सब 1 BHK में पॉसिबल? सीता जी जो काफी देर से माही की बातें सुन रही थी, अरे बहू, बच्चा तो अभी छोटा है, माँ बाप के पास सोएगा तो और अच्छा है, बड़ा होगा तो अलग कमरा ले लेना। नहीं माँ जी, अभी से उसकी हैबिट डालनी है। प्रिया के बेटे को देखा, 2.5 साल का है, लेकिन उसका अपना रूम है, अपना बेड है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी वैसा ही रहे। माही, हर बार प्रिया का एग्जाम्पल तो मत दिया करो। प्रिया का पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उनकी इनकम अलग है, हमारी अलग, कंपेयर करना बंद करो। तो क्या हुआ, मेरा बच्चा कम है क्या? मैं चाहती हूँ उसका भी अपना रूम हो, अच्छे टॉयज, और सबसे बड़ी बात, वो अच्छे स्कूल में पढ़े। लो, अब स्कूल का भी चैप्टर शुरू हो गया। माही यार, अब बस करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रवि के ऑफिस जाने के बाद माही अपनी दोस्त प्रिया के घर जाती है शाम को। रवि आज प्रिया से मिली थी। उसका बेटा अभिषेक 2.5 साल का है और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा है। सोचो, इंटरनेशनल स्कूल, मुझे भी अपने बेटे को वहीं एडमिशन दिलाना है। इंटरनेशनल स्कूल? अरे माई, हमारा बेटा तो अभी बोलना सीख रहा है, प्ले स्कूल भी चलेगा अभी के लिए। नहीं रवि, मैं अपनी सहेलियों के सामने झुक नहीं सकती। अगर प्रिया का बेटा इंटरनेशनल स्कूल जाएगा तो मेरा बेटा भी वहीं जाएगा। प्लीज रवि, मैं ऑलरेडी प्रिया को बोल कर आई हूँ, हम भी वहीं एडमिशन लेंगे। तुमने प्रिया को बोल भी दिया? मतलब मुझसे पूछे बिना फैसला भी कर लिया? रवि प्लीज, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। तुमने वादा किया था ना तुम मेरे सपने पूरे करोगे, तो अब ये भी कर दो ना। बहू, बच्चों की पढ़ाई दिखावे से नहीं होती। इंटरनेशनल स्कूल में डाला तो रवि फीस का बोझ कैसे उठा पाएगा? माँ जी, ये दिखावे की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। जब प्रिया का बच्चा आगे बढ़ेगा और मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? मैं नहीं चाहती मेरा बेटा पीछे रह जाए। ठीक है, एडमिशन का देख लेंगे, पर पहले मेरी सैलरी तो बढ़ने दो, थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। अभी तो सब इतनी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ मैं। नहीं रवि, मैं इंतजार नहीं कर सकती। एडमिशन का सेशन यही है, अगर चांस मिस हुआ तो फिर साल भर वेट करना पड़ेगा। प्लीज रवि, इस बार मेरा काम मान दो ना। ठीक है, देखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन ये मत सोचो कि सब कुछ एक झटके में हो जाएगा। अरे हाँ, अभी कोशिश तो करो, बाकी मैं देख लूंगी। मेरा बेटा भी प्रिया के अभिषेक की तरह इंग्लिश बोलते हुए बड़ा होगा। माही की डिमांड हर बीतने वाले समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन, रवि मुझे लगता है घर में 90 इंच का टीवी तो होना ही चाहिए। 90 इंच? अरे इतनी बड़ी तो दीवार भी नहीं है हमारे घर में। तो क्या हुआ, लग जाएगा। मैं चाहती हूँ जब कोई आए तो बोले, वाह क्या रॉयल सेटअप है। अरे बहू, रखने की जगह कहाँ है, ये घर तो खुद खंडहर जैसा बना हुआ है। माँ जी, खंडहर इसीलिए लगता है क्योंकि चीजें छोटी छोटी और पुरानी है। सब कुछ नया होगा तो लुक भी बदल जाएगा। नया सामान रखने से घर नहीं बदलता, घर बदलता है जब सोच बदलती है, और तेरी सोच तो सस्ती रसोई में कांच के बर्तन जैसी है। सोच बदलने से इंस्टाग्राम रील थोड़ी ना बनेंगे माँ जी, आजकल दिखावा ही सब कुछ है। दिखावे के लिए इतना बड़ा खर्च, ये EMI, किराया, बिजली सब कौन भरेगा?
रवि, मुझे तो लगता है कि जब लोग ये देखेंगे कि हमारे पास 90 इंच का टीवी और डबल डोर फ्रिज है तो कितनी रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट टीवी से थोड़ी ना मिलती है, रिस्पेक्ट तो संस्कार से मिलती है। संस्कार से पेट नहीं भरता माँ जी। प्रिया के घर डबल डोर फ्रिज है, उसमें इम्पोर्टेड जूस बॉटल्स रखे रहते हैं। मैं उसके घर गई थी तो लगा मैं तो बिल्कुल पीछे रह गई हूँ। प्रिया के घर को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे? मैं तो चाहती हूँ सब अभी हो। फ्रिज पुराना हो गया है, आवाज करता है, मुझे नया चाहिए। फ्रिज बदल लो, पर इतना बड़ा क्यों? घर ही छोटा है, डबल डोर कहाँ खड़ा करोगी? किचन में जगह बन जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो गैस वाला रैक हटवा देंगे। गैस वाला रैक हटेगा तो खाना कहाँ बनेगा? एडजस्टमेंट सीखो, जिंदगी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज तो हम कर रहे हैं बहू, बस तू नहीं करना चाहती। तू समझती क्यों नहीं? ये सब दिखावे की जिंदगी है। लोग समझना ही नहीं चाहते। आजकल सोसाइटी में स्टेटस कितना मायने रखता है। स्टेटस के लिए मैं अपनी सैलरी और अपना सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। सैलरी की धौंस किसे दिखा रहे हो? हाँ, सैलरी तुम्हारी है तो क्या हुआ? मैं अपनी पसंद की चीज भी नहीं बोल सकती? बहू, पसंद अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा दिखावा डुबो देता है। माँ जी, आप हमेशा रोकती क्यों है? आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके घर में रॉयल लुक आए? रॉयल लुक लकड़ी और टाइल से नहीं आता, रॉयल लुक तो घर वालों के रिश्ते से आता है। बिल्कुल सही कमान है। ओह हाँ, मतलब अब आप दोनों एक हो गए। हमेशा मेरी ही बातें इग्नोर कर दी जाती है। बेटा, इग्नोर नहीं करते, तू समझना तेरी जरूरतें और तेरा शौक दोनों अलग है। माई समझो, मैं ईएमआई दे रहा हूँ, ऊपर से अगर ये सब खरीद लिया तो मैं लूट जाऊंगा। तो क्या मैं अपनी सहेलियों से पीछे रह जाऊं? प्रिया, निधि, सबके पास ब्रांडेड क्रॉकरी है। मैं जब उनकी टी पार्टी में जाती हूँ तो लगता है मैं बिल्कुल गरीब हूँ। गरीब तो इंसान सोच से बनता है। तेरे पास इतना प्यार करने वाला पति है, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। प्यार से लोग कंपेयर नहीं करते माँ जी, दिखावा ही सब कुछ है। तो क्या मैं दिखावे के लिए सब कुछ बेच दूं? बेचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा खर्च करो ना। थोड़ा खर्च? अरे बहू, तू तो घर ही गिरवी रख देगी इस दिखावे में। सच कह रही है माँ, यह दिखावे के चक्कर में मैं लूट जाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं गोल्ड डिगर हो गई? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस कह रहा हूँ प्रायोरिटी समझो, पहले बचत फिर लग्जरी। मुझे लग्जरी चाहिए, बचत बाद में भी हो सकती है। अरे लग्जरी इंसान को अंधा बना देती है। मां, रहने दो, अब बहस बंद करो, ये नहीं समझने वाली। क्यों बंद करूं? मैं भी इंसान हूं, मेरी भी फीलिंग्स है। फीलिंग समझता हूँ, लेकिन घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा सपना वो देखो बेटा जो पूरा हो सके। आप दोनों मेरी बात कभी सीरियसली लेते ही नहीं हो। सीरियसली लेता हूँ, तभी तो मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम हर वक्त कंपेयर ही करती रहती हो। कंपेयर तो करूंगी ना। अगर प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है और निधि का हस्बैंड डॉक्टर है तो मैं क्यों पीछे रहूं? तू अपने पति की मेहनत की कद्र कर बहू, यही सबसे बड़ा स्टेटस है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ माही, लेकिन मुझे वक्त दो। वक्त ही तो मांगते रहते हो तुम। क्योंकि यही तो सच्चाई है। बहू, दिखावे की आग बुझा ले, वरना घर राख हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं खलनायक हूँ? नहीं माही, तू मेरी पत्नी है, पर तुम्हें भी समझना पड़ेगा। ये कहकर रवि घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह चाय पर, रवि, मैं चाहती हूँ क्रॉकरी सेट नहीं ले ले, इम्पोर्टेड वाला सेट ला देते। इम्पोर्टेड सेट कहाँ रखेगी? अलमारी तो पहले ही भरी पड़ी है। तो अलमारी बदल देंगे। बस, अब ये अलमारी, फ्रिज, टीवी, क्रॉकरी सब की लिस्ट बन गई है। मैं तुमसे कह रहा हूँ धीरे धीरे सब हो जाएगा, मैं सब कर दूंगा, लेकिन तुम ये रोज रोज की किचकिच बंद कर दो। मुझे धीरे धीरे नहीं चाहिए, और हमें घर डूबता हुआ नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों मेरी जान ले लोगी क्या? सब शांत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद, रवि, तुम्हें पता है आज मैं जब हमारे बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो वहां पायल आई थी स्कूटी पर। उसका बेटा भी वहीं पढ़ता है ना। अच्छा, तो ये कि मुझे भी स्कूटी चाहिए। मैं रोज रिक्शा से जाती हूँ, कितनी शर्म आती है पता है। सब लोग हंसते होंगे कि देखो कितनी गरीब है, रिक्शा में आती है। माही, अभी ये पॉसिबल नहीं है। तुम जानती हो पिछले महीने किचन का रिनोवेशन शुरू किया, आधा काम अभी भी बाकी है। अरे किचन तो मेरे लिए था ना, अब हमारे बेटे को भी तो टाइम पर स्कूल छोड़ना होता है। मैं हर रोज ऑटो पकड़ूं, फिर लाइन में लगूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्कूटी चाहिए मतलब चाहिए। माही, पीएफ से जो पैसा निकाला था वो सब तुझ पर ही लगा है। टीवी, फ्रिज, नया सोफा, क्रॉकरी, और तुम चाहती हो कि मैं हर बार तुम्हारी नई डिमांड पूरी करूं। हाँ रवि, ये डिमांड नहीं, जरूरत है। प्रिया की स्कूटी देखिए कितनी क्लासी है। वो भी पायल की कॉलोनी में रहती है, उसके भी हस्बैंड ने दिलवाया, तो तुम क्यों नहीं दिला सकते?
प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है, मैं नहीं हूँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, हर महीने हिसाब से जीना पड़ता है। तुम हमेशा बहाना करते हो, हमेशा। कभी सैलरी, कभी पीएफ, कभी लोन। मेरी सारी सहेलियां मुझ पर हंसती है, कहती है माँ ही तो सपनों की दुनिया छोड़कर झुग्गी में आ गई है। झुग्गी? यह घर झुग्गी है तेरे लिए? तो और क्या है, 1 BHK में सब घुसे पड़े। माँ जी रसोई के पास जमीन पर सोती है, बेटा हमारा सोफा पर सो जाता है। मैं कब तक इस तरह एडजस्ट करती रहूं? अब तो मुझे 2 BHK चाहिए, स्कूटी चाहिए और अपने बेटे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में चाहिए, मतलब चाहिए। एक साथ 3 डिमांड। तुम चाहती क्या हो? मुझे बस नॉर्मल जिंदगी चाहिए रवि, दूसरों जैसी। नॉर्मल जिंदगी? ये नॉर्मल नहीं है क्या? छत है, खाना है, कपड़े है, इज्जत है। इज्जत तब मिलेगी जब मैं प्रिया और पायल के बीच खड़ी होकर प्राउडली बोलूंगी, मेरे पास भी स्कूटी है, मेरा भी 2 BHK है, मेरा भी बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। माही, तेरी इन डिमांड ने मुझे खा लिया है। पीएफ तोड़ दिया, सेविंग्स खा गई, अब लोन लेना पड़ रहा है। तो ले लो ना, लोन सब लेते हैं। प्रिया ने भी बताया, उसका हस्बैंड लोन लेकर ही कार लाया है। प्रिया का हस्बैंड कमाता भी ज्यादा है। तो कंपेयर क्यों करती हो हर बार? क्योंकि कंपेयर किए बिना इंसान तरक्की नहीं कर सकता। ये तरक्की नहीं है, दिखावा है। दिखावे में तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। बर्बाद? शादी से पहले तुमने कहा था ना, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अब कहाँ गया वो वादा? मैंने कहा था, पर वक्त भी मांगा था। अभी मेरा प्रमोशन बाकी है, सैलरी थोड़ी बढ़े तो सब कर दूंगा। तुम्हारा प्रमोशन आएगा तब आएगा, पर मेरा प्रेजेंट कौन देखेगा? मेरे बेटे का बचपन कौन देखेगा? वो प्रिया का बेटा अभिषेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े और मेरा बेटा लोकल प्राइवेट स्कूल में। ये इनजस्टिस है। इनजस्टिस? माई, तुम तो हर चीज कंपटीशन में बदल देती हो। कंपटीशन नहीं है रवि, ये मेरे रिस्पेक्ट का सवाल है। रिस्पेक्ट लोन से नहीं मिलती माही, रिस्पेक्ट मेहनत से मिलती है, सेटिस्फेक्शन से मिलती है। हाँ, सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। अच्छा, एक काम करता हूँ, कल ऑफिस में जाकर लोन की पॉसिबिलिटी पूछ लेता हूँ बस। सच? लोन मिल जाएगा ना? स्कूटी और 2 BHK दोनों ले लेंगे ना? स्कूटी देखेंगे पहले, घर की बात बात में। नहीं, मुझे सब चाहिए। तुम मेरी बात मानते नहीं हो। अब मैं नहीं बैठने वाली। माही, तुम मेरी पूरी जिंदगी चूस लेना चाहती हो क्या? हाँ, क्योंकि तुम हस्बैंड हो मेरे और मेरा हक है तुम पर। माही, थोड़ी तो समझदारी रख। दिखावे से घर नहीं चलता, घर सैक्रिफाइस और समझदारी से चलता है। माँ जी, आपने तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज किया, पर मैं नहीं करने वाली कॉम्प्रोमाइज। बस करो माही, अब और नहीं। हाँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। सर, आपकी लोन एप्लीकेशन के बारे में अर्जेंट बात करनी है। लोन? रवि का चेहरा उतर जाता है। माही और सिया उसकी तरफ देखती रह जाती है। माही सुनो, बैंक ने कॉल किया था, लोन कैंसिल हो गया। क्या? लोन कैंसिल? मतलब हमारा 2 BHK? कुछ नहीं बचा, सारी सेविंग्स खत्म, पीएफ, एफडी सब निकल गया। मैंने पहले ही कहा था, दिखावे में मत पड़ो। अब देख लो नतीजा। माँ जी, मैंने बस घर और बच्चे के लिए चाहा था या जिद की थी? घर को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माही की मां अंदर आती है। बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने इतना कर्जा करा दिया रवि पर? माँ, मैं तो बस अपने बेटे के लिए अच्छा चाहती थी। अच्छा चाहती थी या पड़ोसन और दोस्तों की बराबरी करना चाहती थी? बेटा, पालना है तो सब्र से पाल। तू जो कर रही है उसे सस्ती रसोई में कांच के बर्तन रखना कहते हैं। मैं सोच भी नहीं पाई कि सब इतना बिगड़ जाएगा। अब ना घर बड़ा हुआ, ना सपना पूरा हुआ। हाथ आया तो बस कर्ज और टूटे रिश्ते। बेटा, याद रख, घर खुशियों से बसता है, चीजों से नहीं। लालच से घर टूटते हैं। तेरी माँ सही कह रही है बहू, संभल जा वरना देर हो जाएगी। शायद सच में मैंने लालच में सब खो दिया। अभी भी वक्त है, जितना है उसी में रहना सीख, वरना ना घर की रह पाएगी ना घाट की। माँ, तुम सही कह रही हो। मैंने दिखावे में आकर अपना और रवि का सुकून छीन लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं समझ चुकी हूँ, जीवन जीने के लिए लग्जरी नहीं, प्यार और अपनापन जरूरी है। रवि, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और आप भी माँ जी। सभी खुश हो जाते हैं और शादी के बाद ये पहली शाम होती है जब घर में शांति और सुकून होता है। अरे वाह सुशीला, अब तक तो तू सबको बीमार होने पर घरेलू नुस्खे बताया करती थी, अब तेरी बहू सबको दवाइयाँ बताएगी। मेरे नुस्खे बंद नहीं होने वाले। इनकी वजह से कितने लोगों के हजारों रुपए बच गए हैं।
वरना हॉस्पिटल वाले सब छीन लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है। चलो चलो, सारी रस्में आज ही खत्म करनी है, कल से बहू को हॉस्पिटल भी तो जाना है। सुशीला जी के पास सारी बीमारियों के घरेलू नुस्खे होते थे, इसलिए आस पड़ोस के लोग उससे आए दिन सलाह लेते रहते। और अब सुशीला के बेटे रवि की शादी अंजलि से हो गई, जो एक डॉक्टर थी। सारा परिवार बहुत खुश था कि उनके घर में एक डॉक्टर आई है। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। अरे खुश रहो बेटा, बड़ा ही नेक काम करती हो तुम बहू, लोगों की ऐसे ही सेवा करती रहो। हमें तो गर्व है कि हमारी नई बहू डॉक्टर है। थैंक यू बाबूजी। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ, कल रात से जरा जुकाम हो गया है। अरे रुक जा बेटा, मैं तुझे काढ़ा बना के देती हूँ। अरे रहने दो ना माँ, अंजलि दवाई रख के गई है, नाश्ता करके ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे दवाई खाएगा तो अंदर जम जाएगी, वो दवाई पड़ी रहने दे और काढ़ा पी ले। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई? और ये क्या, दवाई तो ऐसी ही रखी है, ली क्यों नहीं? वो माँ ने काढ़ा दिया था, एक दो बार और पीऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा। अरे ये एक गोली ले लेते तो अभी तक सर्दी ठीक हो जाती। ये काढ़े के चक्कर में कब तक परेशान होते रहोगे? चलो ये दवाई खा लो जल्दी से। अरे रवि, ये दवाई क्यों खा रहा है? मैं काढ़ा ला रही थी ना। माँ जी, इस दवाई का असर काढ़ा से ज्यादा जल्दी होगा। बहू तो डॉक्टर बन गई, तुझे अभी इतना नहीं पता कि दवाई लेने से सर्दी जम जाती है। नहीं माँ जी, ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे सर्दी जम नहीं जाती, खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी दवाई के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना। माँ जी, ये दवाई बिल्कुल सुरक्षित है, मैं इन्हें कोई साइड इफेक्ट करवाने वाली दवाई क्यों दूंगी? अरे तुम डॉक्टर होगी बहू, लेकिन तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है मुझे। बचपन से आज तक रवि को जब भी सर्दी हुई मेरे काढ़े से ठीक हो गया है, बात खत्म। रवि, यह दवाई नहीं, काढ़ा पिएगा तू। अंजलि की डॉक्टरी और सुशीला जी के नुस्खों के बीच आए दिन टक्कर होने लगी। सुशीला, ओ सुशीला। माँ जी तो मंदिर गई हैं आंटी, कुछ काम था? अरे देखना, मेरा पोता खेलते हुए गिर गया, इसे चोट लगी है, मुझे सुशीला से मरहम लेना था। अरे आंटी, ऐसी चोट को क्लीन करके तुरंत पट्टी करनी पड़ेगी, मरहम लगाने से कहीं इन्फेक्शन फैल गया तो मुसीबत हो जाएगी। रुकिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शुक्रिया अंजलि। अरे कोई बात नहीं आंटी, बस ध्यान रखिएगा कि इस पर पानी ना लगे। आप इसे कल ले आना, मैं पट्टी बदल दूंगी। ठीक है बेटा। आज तो बहुत खा लिया। रवि की माँ, आज चूरन ज्यादा देना वरना फिर गैस हो जाएगी। बाबूजी, ये चूरन छोड़िए, मैं आपको दवाई देती हूँ, आपकी गैस की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दवाई की जरूरत नहीं, मैं सालों से इन्हें गैस के लिए चूरन ही देती आई हूँ। लेकिन सालों से बाबूजी की गैस की परेशानी वैसी की वैसी ही है ना, यानी चूरन कोई काम का नहीं, दवाई ही सही रहेगी माँ जी। अरे तू अपनी डॉक्टरी अपने अस्पताल में ही छोड़ कर आया कर बहू, मेरे नुस्खे सालों पुराने हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आपके नुस्खे अब पुराने हो गए हैं। साइंस ने इतनी तरक्की करके दवाइयों का इन्वेंशन किया है जिन्हें लेने से जल्दी और सही असर पड़ता है माँ जी। अरे रहने दे, पता कुछ है नहीं, क्या इलाज करती होगी ये? मैं अपनी दवाइयों से रोज लोगों की जान बचाती हूँ, आपकी तरह अनाप शनाप एक्सपेरिमेंट नहीं करती दूसरों पर। आपके नुस्खों की तरह नहीं है मेरी दवाइयाँ, क्योंकि ये एक्चुअली काम करती हैं। क्या काम करती है? एक बीमारी की दवाई लो और 10 नई बीमारियां लग जाती है, फिर जिंदगी भर दवाई खाते रहो। अरे बस करो तुम दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही है। अभी मुझे चूरन दे दो, और बहू तुम मेरे लिए कल दवाई ले आना। उस वक्त तो बाबूजी ने लड़ाई रोक दी, लेकिन सुशीला और अंजलि एक दूसरे के तरीकों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माँ, दीदी का फोन आया था,
जीजा जी के बाल झड़ना बंद करने के लिए तुमने लेप का नुस्खा बताया था ना? हाँ हाँ बताया तो था, मेरे नुस्खे ने कमाल दिखा दिया ना। कमाल तो दिखाया, लेकिन उल्टा जीजा जी के सारे बाल उड़ गए माँ। ये तो होना ही था। ऐसे उल्टे सीधे नुस्खे नुकसान ही करते हैं। इससे तो अच्छा है किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, कम से कम बचे हुए बाल तो रहते। अरे उन्होंने लेप बनाने में कोई गलती कर दी होगी, वरना मेरा नुस्खा काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब? मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगी कि आपके नुस्खों ने जीजा जी को टकला कर दिया। मुझे ना अभी कोई बहस नहीं करनी, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती माँ को ताने मारने का? मौका तो वो नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। मैंने लाखों रुपए लगाकर सालों मेहनत करके मेडिकल की पढ़ाई की है, मुझे उनसे ज्यादा पता है। बहू, तुम्हारे चेहरे पर कितने पिंपल निकल आए हैं? जी हाँ बाबूजी, हवा पानी बदलने पर ना मुझे पिंपल हो ही जाते हैं। तुम सुशीला का बनाया लेप लगाओ। रवि को भी बहुत पिंपल होते थे, उसने 1 महीने तक लेप लगाया और उसके बाद उसे कभी एक पिंपल नहीं हुआ। सुशीला, वो लेप बना दो बहू के लिए। लेप तो बना हुआ रखा है, लेकिन मेरा लेप सबके लिए नहीं है, जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए है। हाँ बाबूजी, मुझे पिंपल ठीक करना है, पूरा चेहरा खराब नहीं करना। मैं हॉस्पिटल से एक क्रीम लाई हूँ, उससे ठीक हो जाऊंगी। क्रीम लगाने से अंजलि के चेहरे पर रिएक्शन हो गया, उसका चेहरा लाल पड़ गया और ज्यादा पिंपल भी निकल आए। ये देखो क्या हाल हो गया मेरे चेहरे का। बाबूजी की बात मानकर माँ जी का लेप लगाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। और जीजा जी के बालों के साथ जो हुआ उसका क्या? हो सकता है कि सच में उन्होंने लेप बनाने में कोई गड़बड़ की हो, लेकिन ये पिंपल वाला लेप तो मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने आजमाया है, सबको अच्छा असर हुआ है। मेरी बात मानो और माँ से लेप मांग लो। और उनके सामने झुक जाऊं? कभी नहीं। तो घूमो ऐसा ही चेहरा लेकर। नहीं नहीं, मैं चुपके से जाकर लेप लगा लेती हूँ, लेकिन खबरदार जिसके बारे में माँ जी को कुछ भी बताया तो। अंजलि रोज लेप लगाने लगी और उसका चेहरा ठीक भी होने लगा। एक रात जब वो लेप लगाकर आई तभी, रवि बहू जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, एसिडिटी से सीने में दर्द और घबराहट हो रही थी बस। मैं अभी चेक करती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैंने चूरन और काढ़ा पी लिया है, अभी ठीक हो जाऊंगी। अरे बस भी करो सुशीला, तुम्हें कब से परेशानी हो रही है, चुपचाप बहू को चेकअप करने दो। माँ जी की नब्ज ठीक नहीं चल रही, क्या माँ जी को पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, कुछ महीनों से रात में अक्सर घबराहट होती है, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं हुई। माँ जी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, आप कार निकालिए। हॉस्पिटल पहुँचते ही सुशीला का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर अंजलि? यस डॉक्टर, माँ जी कैसी हैं आप? माइनर हार्ट अटैक था, अब स्टेबल है, आइए आप लोग मिल लीजिए। माँ अब ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हो, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बहू डॉक्टर अंजलि का कीजिए। अगर वो आपको सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लाती तो मुश्किल बढ़ सकती थी। देखा सुशीला, तुम हमेशा बहू और उसकी डॉक्टरी के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज उसी बहू और उसके इलाज ने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम अपने नुस्खे आजमाती रहती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बहू, थैंक यू, और सॉरी भी, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। आज मैं मान गई, तुम सही हो, मैं और मेरे नुस्खे गलत हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था और आपके नुस्खे बेकार नहीं है। देखिए, मैं रोज़ चुपके चुपके आपका लेप लगाती थी, उसी से मेरे पिंपल ठीक हुए, ना कि मेरी दवाइयों से। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके नुस्खों पर शक किया। तो आप दोनों इस बात से सबक ले लो कि घरेलू नुस्खे अपनी जगह सही है और मेडिकल इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। अंजलि और सुशीला जी दोनों अपना सबक सीख गईं। कुंवारी बहू क्यों नहीं हो सकती है भला?
आज का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ना माँ, ना, कोई भी कहीं भी बोले और मैं शादी कर लूं, ना। देख रही हो ना कैसे कैसे केस हो रहे हैं। ना बाबा ना। अरे तो क्या शादी नहीं करेगी? अरे बेटा, शादी जुआ है, कर ले। जुआ तो मैं खेलती नहीं माँ, लेकिन हाँ, जो भी लड़का पसंद हो ले आओ, मैं इंटरव्यू ले लूंगी, सही लगा तो शादी कर लूंगी। माँ खुश हो जाती है, वो पिता के पास जाती है। अरे वो हमारी बेटी। हाँ, क्या हमारी बेटी? फिर लड़का देखने से मना कर दिया? देखो, अब मैंने तो सोच लिया है कि इसे घर में ही बिठाना पड़ेगा। अरे शुभ शुभ बोलो जी। मेरी बेटी ने कहा कि लड़के वालों को बुला लो, वो इंटरव्यू लेगी। क्या बात कर रही हो? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे उम्मीद नहीं छोड़ते। लगता है उसकी सहेलियों की शादी हो रही है ना, उसे देखकर इसका भी मन कर गया होगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने आ जाती है खुशबू। खुशबू मीरा की सहेली। हाय रे, ये लड़की देख ही नहीं जाती मुझसे। शुरू से ये पसंद नहीं मुझे। हाँ, मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन ये आज रोते हुए क्यों आई है? कितनी बार कहा है इससे कि हमारी मीरा से दूर रहा करे। तभी मीरा आ जाती है। अरे खुशबू, अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? मेरा पति मुझे घर से निकाल कर बाहर कर दिया। और तेरे ससुराल वाले? वो लोग भी मेरे पति की बात मान रहे। मेरे माँ पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे। तभी मीरा की माँ आ जाती है। हाँ तो क्या करें, तुझे अपने घर रख ले क्या? हाँ खुशबू, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप के पास, बात करते हैं। आखिर अपने ही घर में क्यों नहीं बेटी को रखना चाहते? ये सुनते ही खुशबू घबरा जाती है। अरे पापा कैसी बात कर रहे हैं? जब वो आप लोगों से सहारा मांग रही है तो दे दो ना। वो अंकल, क्या है ना, पापा अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ऊपर से अब मेरा बच्चा भी होने वाला है। तो माँ 2-4 दिन उसे मेरे पास रह लेने दो ना, फिर भेज देंगे इसे इसके घर। वैसे भी माँ, अगर आज आप इसकी मदद नहीं कर रही हो, इसका मतलब कल को आप मेरी भी नहीं करोगी। मीरा की माँ कुछ नहीं बोल पाती। वो पिता को शांत रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। तू कितनी अच्छी है ना, जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में तू ही है जो मुझे अपने साथ रख रही है। लेकिन तेरे घर वालों ने तुझे निकाल क्यों दिया? वो क्या है ना, उन लोगों को दहेज मिल गया और मेरे पति भी मतलबी निकले, इसलिए निकाल दिया घर से बाहर। अब ससुराल की निकाली लड़की को कौन घर में रखता है? दिख, मैं तो कहती हूँ तू भी ना शादी सोच समझ कर करना। हाँ हाँ, मैं तो शादी पूरी शर्तों के साथ करूंगी। खुशबू मीरा को शादी की कई डरावनी बातें बताकर जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब मीरा को देखने लड़के वाले आते हैं। सारी बात होने के बाद, माना आप लोगों को मैं पसंद आई हूँ, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं ना। मतलब तुम कुछ और हो क्या? देखिए, सब ऐसे ही बोलते हैं। शादी के वक्त मेरी सहेली है ना खुशबू। तभी मीरा की माँ बोल पड़ती है। अरे तू उसकी बात रहने दे बेटा, वो लड़की ही कुछ और है। कौन लड़की? कैसी लड़की बहन जी, जरा हमें भी तो बताइए। मैं बताती हूँ, मेरी सहेली है खुशबू। उसकी भी शादी हुई, लेकिन सास ससुर ने उसे लड़ झगड़ कर भगा दिया। पति ने भी निकाल दिया। अब उसे तो उसके माँ बाप भी नहीं रख रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं सह सकूंगी, इसलिए शादी के लिए मेरी शर्तें हैं। अरे नहीं नहीं, हमें शर्त वर्त वाली लड़की नहीं पसंद। हम तो शादी के लिए खुद ही मना कर देते हैं। नहीं माँ, मैं शादी मीरा से ही करूँगा। माना इसकी सहेली का शादी को लेकर अनुभव ठीक नहीं है, उसका मतलब यह तो नहीं कि शादी सही नहीं है। माँ, मैं तो इसी से शादी करूँगा। माँ को भी लगता है कि लड़की बहू बनकर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर शादी के बाद, देखो, जब तक मैं नहीं कहूँगी मुझे हाथ नहीं लगाना। और हाँ, सासू माँ को बोल देना कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो 5 बजे उठकर चाय दे। समझ गए ना? अगले रोज सुबह मीरा की आंख खुलती है तो पति तैयार होकर ऑफिस जा रहा था और सासू माँ सामने चाय लेकर खड़ी थी। ओह, मुझे ज्यादा देर हो गई, आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? वो क्या है ना, रात में तुम झांसी की रानी बन गई थी तो मैं तो डर गया था।
अरे क्यों सता रहा है मेरी प्यारी बहू को? वो क्या है ना बेटा, एक दिन में तो आदत बदली नहीं जा सकती, इसलिए ये ले चाय पी ले। चाय रखकर सास चली जाती है। मीरा पति की ओर देख रही होती है, जो उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। कैसे हैं ये? इतनी प्यारी बीवी साथ में है लेकिन देख भी नहीं रहे। क्या बात करूं? फिर मीरा को रात की बात याद आ जाती है और वो चुप हो जाती है। अच्छा मीरा, मैं जा रहा हूँ, रात में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों देर हो जाएगी? वो क्या है ना, कल से वीकेंड है तो मैं क्या करूँगा, घर में दोस्तों के साथ घूमूंगा थोड़ा। पति चला जाता है। मीरा भी घर का काम करके फ्री हो जाती है तो देखती है कि खुशबू का मैसेज आया था। ओह, खुशबू का मैसेज। ऐसा करती हूँ, फोन ही कर देती हूँ। ये सोचकर मीरा खुशबू को फोन करती है। अरे मीरा, कैसी हो? शादी में नहीं आ पाई। तुम ना अपने पति से दूर ही रहना। देखा ना मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पति कैसा निकला। हाँ थैंक्स यार, मैं तो दूर ही रहती हूँ। ठीक लगा तो ओके, वरना मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। हाँ। और ये सास से ना जरा ऊंची आवाज में ही बात करना, नीची आवाज में बोलोगी तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। देख रही हो ना मेरी वाली को? हाँ देखा मैंने। मैं तो जूती में रखूं सास को। अच्छा खुशबू, मैं रखती हूँ। लगता है मायके से माँ पापा आए हैं। अभी तो आएंगे ही ना। तेरी सास ने फोन किया होगा लेन देन के लिए। अरे बड़ी लालची किस्म की होती हैं ये सासें। खैर, मीरा कमरे से बाहर जाती है, जहाँ देखती हैं कि माँ पापा के हाथ में ढेर सारा सामान होता है। अरे क्या जरूरत थी, देखिए मैं तो ये सामान नहीं रख सकती। मंगाया खुद ही होगा और अब हीरोइन बन रही है। पर कोई ना, मैं तो सब जानती हूँ। नहीं बहन जी, माना आपने खुद कहा था कि कुछ ना लाए, लेकिन ये तो शगुन है, इसे रखना ही होगा। माता पिता बैठकर मीरा से मिलकर जा रहे होते हैं कि सास, मीरा ये सामान माँ पापा की कार में रखवा दो। देखिए अगर आप लोगों की तरफ से शगुन है तो हम लोगों की ओर से क्यों नहीं है? ले लीजिए। मीरा देखती है कि ढेर सारा सामान सास माता पिता को देती है। वो समझ ही नहीं पाती कि सास अच्छी है या खुशबू के कहे अनुसार बहुत बुरी। रात को पति देर से आता है। क्यों, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते? मैं दोस्तों के साथ था ना, तुम भी जाया करो अपनी सहेलियों के साथ। कोई नहीं है क्या? कोई क्यों नहीं है? है तो। कौन, वो खुशबू? हाँ, लेकिन वो माँ बनने वाली है। बेचारी की किस्मत देखो, ना पति सही ना सास। हाँ, पर भला हो उसने मुझे समझाया कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। देखो मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे घर से निकालने की सोचना भी नहीं। तभी सास हाथ में प्रॉपर्टी की पेपर लेकर आती है। बेटा, हम लोगों के घरों में ऐसा नहीं होता। बहुओं को बेटियों की तरह माना जाता है और बेटियों को घर से कभी नहीं निकाल सकते। ये ले, आज से इस घर पर आधा हक तेरा है। मीरा सास की ओर देखती है कि वो कितनी अच्छी हैं। तभी पति भी बोल पड़ता है। ये तो माँ की बात रही, बाकी तुम्हारी एक बात का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। शाम को तैयार रहना, हम कहीं चलेंगे। शाम को मीरा तैयार रहती है। पति आता है और फिर, माँ हम रात का खाना बाहर खाकर आएंगे, आप सो जाना। मीरा समझ नहीं पाती कि पति उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है। पति उसे एक मकान के अंदर ले जाता है जहाँ एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। अरे राकेश, तुम मेरे पति को कैसे जानते हो? ये तो खुशबू का बॉयफ्रेंड है। कुछ काम धाम नहीं करता था, इसलिए अंकल ने शादी नहीं कराई थी। तभी पति साहिल मीरा से कहता है, वो मुझे नहीं जानता है क्योंकि। तभी खुशबू आ जाती है। खुशबू मीरा को देखकर घबरा जाती है। मीरा, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम यहाँ इसके घर में क्या कर रही हो? वो इसी के साथ रहती है। दरअसल शादी के बाद ये अपने ससुराल से भागकर यहाँ आ गई थी, लेकिन उन लोगों से पैसा हड़पने के लिए झूठा नाटक कर रही थी। और यह बच्चा इसके पति का नहीं, बॉयफ्रेंड का है, जिसके बाद इसके ससुराल वालों ने इसे निकाला और पति ने भी नहीं अपनाया। माँ बाप की भी इस लड़की ने नाक कटाई और वो कुछ बोलता उससे पहले ही, और मेरा भी घर बर्बाद करने की फिराक में थी। छी, ऐसी लड़कियां किसी लायक नहीं होती। अरे जाओ, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तुम
अपना देखो। ये बोलकर खुशबू दरवाजा बंद कर लेती है। मीरा पति के साथ ससुराल आती है, जहां वो सास और पति से माफी मांगती है। कोई बात नहीं बेटा, अपना घर बार देखो और हमारे साथ खुश रहो, बहू और बेटी बनकर। माँ जी आप भी ना, अब जमाना बदल गया है। हाँ भाई बदल गया है। पहले कपड़ों की कद्र थी, पैसों की कद्र थी, खाने की कद्र थी। एक कपड़ा 10 साल चलता था, अब तो हर महीने नया कलेक्शन। आए कोई से कपड़े पहनाओ, कोई से पैसों की वैल्यू समझाओ, कोई से सादा खाना खिलाओ। नीलेश ने हंसते हुए कहा, दादी तुम्हारे जमाने में सब अच्छा था तो हम भी वहीं चलते हैं ना। अरे बेटा मेरा टाइम अच्छा था ये नहीं कह रही हूँ, बस कभी कभी लगता है कुछ चीजें अपने साथ लेकर चलनी चाहिए। आजकल सब कुछ इतना बदल गया है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता। सबने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। दादी की बातों में अपना ही अलग मजा था। दूसरे दिन दादी सब्जी लेने बाजार गई। टमाटर के भाव सुनकर वो चौंक गई। क्या 80 रुपए किलो टमाटर? हाय राम, ये तो लूट है। हमारे जमाने में तो 2 रुपए किलो मिलता था। सब्जी वाली ने हंसते हुए कहा, दादी जी आपके जमाने में तो शायद आलू भी मुफ्त मिलता होगा, अब तो 50 रुपए किलो है। अरे 50 रुपए किलो आलू? हमारे टाइम में तो 1 रुपए में 5 किलो आता था। सब्जी वाले ने आसपास की औरतों को देखकर कहा, अरे सुनो सुनो, दादी जी 1 रुपए में 5 किलो आलू खरीदती थी, फिर तो हीरे के भाव बिकते होंगे। सब हंसने लगे। दादी का चेहरा लाल हो गया। हाँ हंसो हंसो, पर हमारे टाइम में 10 रुपए में पूरे महीने की सब्जी आ जाती थी। आजकल तो 1 दिन की भी नहीं आती। तो दादी जी आप अपने जमाने में ही रहो ना, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी सब्जी नहीं चाहिए। और दादी वापस घर चल दी। आज से तुम ही बाजार जाओगी, मेरा तो इस महंगाई में जीना मुश्किल हो गया है। कुछ समय बाद नीलेश की शादी प्रिया से तय होती है। और जब शादी हो रही थी, शादी की रात मंडप में रंग बिरंगी लाइटें, डीजे की तेज आवाज और डांस फ्लोर भी सजा हुआ था। हे राम, ये शादी है या डिस्को? हमारे जमाने में तो शादी में शहनाई बजती थी, पंडित जी मंत्र पढ़ते थे। अब देखो फिल्मी गाने बज रहे हैं। तभी दादी देखती है कि सामने से प्रिया आ रही थी, जिसे देखकर दादी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या पहना है, इतना छोटा ब्लाउज? हमारे टाइम में तो दुल्हन पूरे कपड़ों में ढकी रहती थी। और घूंघट कहाँ है? बिना घूंघट के दुल्हन? हाय हाय हाय, ये नाचती नाचती क्यों आ रही है? माँ जी अब नया जमाना है, आजकल शादी ऐसे ही होती है। अरे नया जमाना तो देख ही रही हूँ, लड़के लड़कियां मिलकर डांस कर रहे हैं। हमारे टाइम में तो औरतें और मर्द अलग अलग बैठते थे। ये क्या तमाशा लगा रखा है। खैर मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। फिर खाने का काउंटर देखी तो बोली, अरे ये क्या, पिज्जा, पास्ता, चाइनीज? शादी में तो पूरी सब्जी खीर होनी चाहिए। हमारे जमाने में तो पत्तल पर खाना परोसते थे, अब तो प्लेट भी खुद लो, खुद ही खाना परोसो। अभी वहाँ पोता नीलेश आता है। दादी डेस्टिनेशन वेडिंग का ऑफर था, वो कैंसिल करवा दिया, वरना तुम विदेश में फंस जाती। मैं जाती नहीं तो फंसती क्या? शादी नहीं फैशन शो लगा रखा है तुम लोगों ने। शादी के अगले दिन सुबह 6 बजे प्रिया अभी सो रही थी कि दादी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे बहू, अभी तक सो रही हो क्या? हमारे जमाने में तो नई बहू सबसे पहले उठती थी। चलो चलो जल्दी उठो, पूरे घर की साफ सफाई करनी है। प्रिया घबरा कर उठी। दादी जी अभी तो सिर्फ 6 बजे। हाँ तो मैं तो 4 बजे उठती थी। चलो अब सुनो घर के नियम। पहली बात, रोज सुबह सबसे पहले तुम उठोगी,
सबके लिए चाय बनाओगी, फिर पूजा करोगी और फिर नाश्ता। प्रिया चुपचाप सुन रही थी। दूसरी बात, घर से बाहर जाना हो तो मुझसे या नीलेश से पूछकर, अकेले कहीं नहीं जाना। तीसरी बात, कपड़े ढंग के पहना, ये छोटी बाह वाली साड़ी नहीं चलेगी, पूरी बाह और पल्लू सिर पर रखना। प्रिया की आंखें बड़ी हो गई पर वो कुछ नहीं बोली। चौथी बात, रसोई में मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं बनाना। पांचवी बात, शाम को 6 बजे तक घर वापस आ जाना, देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। छठी बात, मोबाइल पर ज्यादा समय नहीं बिताने का, काम है तो करो वरना रख दो। पर दादी जी मैं ऑफिस। हाँ, ऑफिस की बात अलग है, पर घर में तो मेरे नियम चलेंगे। देखो बहू, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। लड़की है, लड़की जैसा रहना सीखो। आजकल की लड़कियां बहुत आजाद हो गई है, पर ये मेरे घर में नहीं चलेगा। प्रिया के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो मॉडर्न लड़की थी, हमेशा अपनी मर्जी से जीती थी, पर अभी पहला ही दिन था इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। समझ में आया? चलो जाओ नहा धो कर आओ, आधे घंटे में नीचे आ जाना। और हाँ, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना भूलना मत। प्रिया ने शुरू में सब मानने की कोशिश की, सुबह जल्दी उठना, सबके लिए चाय बनाना, पूजा करना, पर दादी के नियम तो रोज बढ़ते ही जा रहे थे। प्रिया, ये क्या पहन रखा है? मैंने कहा था ना, कुर्ती में ये पैंट वेंट नहीं, सलवार पहनो। पर दादी जी ऑफिस में। अरे ऑफिस में भी वही पहनो जो मैं कहूँ। और हाँ, आज तुमने मेरे पैर नहीं छुए। हमारे जमाने में नई बहू रोज बड़ों के पैर छूती थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और चुपचाप सुन लिया। अगले दिन शाम को प्रिया ऑफिस से 7 बजे आई। ये क्या समय है आने का? मैंने कहा था ना 6 बजे तक। कहाँ थी इतनी देर? दादी जी मीटिंग थी। मीटिंग कुछ नहीं, समय पर घर आओ। और हाँ, कल से तुम रसोई संभालोगी। मेरी बहू बूढ़ी हो गई है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रिया की सहन शक्ति खत्म होने लगी थी। उसने सास से बात करने की सोची। रात को प्रिया अपनी सास के पास गई। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलो। माँ जी, ये दादी के नियम, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, फिर घर का सारा काम, और दादी जी रोज कुछ न कुछ नया नियम बना देती है। बेटा तुम्हें क्या लगता है मुझसे हो पाया होगा? मैं इतने साल से ये सब झेल रही हूँ। सुबह 4 बजे उठना, पूरा दिन काम, पैर छूना, हर बात में इजाजत लेना, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। माँ जी, पर आप तो। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, उम्र भर उनकी सुनती आई हूँ, अब तो आदत सी हो गई है। तुम भी धीरे धीरे आदत डाल लोगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, मैंने अपनी मेहनत से नौकरी पाई है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। सास ने दुखी होकर कहा। तो फिर तो तुम्हें खुद ही दादी से बात करनी होगी, मैं तो हार चुकी हूँ। दादी ने फिर शुरू किया। प्रिया, आज मंदिर चलना है। शाम को पड़ोस की शर्मा जी के घर, वहाँ सारी बहुएं आ रही है, तुम्हें भी जाना होगा। दादी जी, आज मुझे ऑफिस में काम है। काम वाम छोड़ो, घर और रिश्तेदार पहले आते हैं। दादी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब बोलो। दादी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, पर आपके सारे नियम मुझसे नहीं माने जाएंगे। मैं अपनी मेहनत से पढ़ी हूँ, नौकरी करती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ सकती हूँ, पर 4 बजे नहीं। मैं घर का सारा काम करूंगी, पर सारा दिन रसोई में नहीं रह सकती। मैं पल्लू सिर पर रखूंगी, पर रोज पैर नहीं छू सकती। और हाँ, मैं अपने कपड़े खुद चुनूंगी। दादी का मुंह खुला रह गया। ये क्या बदतमीजी है? हमारे जमाने में। प्रिया ने बीच में ही कहा। दादी जी, वो आपका जमाना था और ये मेरा जमाना है। पूरा घर चुप हो गया। सास चुपचाप खड़ी थी। नीलेश दरवाजे पर था। दादी को पहली बार किसी ने इतने साफ शब्दों में जवाब दिया था। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। क्या कहा तुमने? मेरे सामने ये जुबान? हमारे जमाने में बहू मुंह भी नहीं खोलती थी बड़ों के सामने, और तुम मुझे जवाब दे रही हो। प्रिया शांत खड़ी रही। दादी जी, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ। बस बहुत हो गया। नीलेश, सुन रहे हो? अपनी इस बीवी को लेकर निकल जाओ मेरे घर से, आज ही अभी।
नीलेश घबरा कर आ गया। दादी आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये घर मेरा है, मेरे नाम का है। जो मेरे नियम नहीं मानेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। निकल जाओ दोनों यहाँ से। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नीलेश की तरफ देखा। नीलेश हक्का बक्का खड़ा था। सास आगे आई। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, बच्ची है अभी, समझ जाएगी। नहीं, मैंने अपना फैसला कर लिया है। या तो मेरे नियम मानेगी या फिर घर छोड़ देगी, कोई बीच का रास्ता नहीं। दादी ये गलत है, प्रिया ने कुछ गलत तो नहीं कहा, वो सिर्फ। तुम भी उसके साथ हो, ठीक है? फिर तुम भी निकल जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पोते जो अपनी बीवी के हाथ। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। दादी अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। प्रिया रो रही थी। नीलेश उसे चुप करा रहा था। तभी सास उन्हें अपने कमरे में ले गई। बेटा रो मत, बैठो, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। माँ जी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मैं सिर्फ। नहीं बेटा, तुमने गलत नहीं कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर तुम्हें एक बात समझनी होगी। ये घर दादी के नाम पर है, पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर है। तो क्या हुआ माँ, ये हमारा भी तो घर है। नहीं बेटा, कागजों में तो नहीं। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तब भी दादी जी ऐसी ही थी। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी थी, नौकरी करना चाहती थी, पर दादी जी ने मना कर दिया। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे और तुम्हारे पापा को घर से निकाल दिया था। क्या, सच में? हाँ बेटा, हम 3 महीने किराए के मकान में रहे, कोई सहारा नहीं था। तुम्हारे पापा की छोटी सी नौकरी थी, मैं प्रेग्नेंट भी थी। फिर मैंने हार मान ली। मैं दादाजी के पैरों में गिर गई, माफी मांगी, कि वादा किया कि उनके सारे नियम मानूंगी। माँ ये बात हमने कभी नहीं बताई। क्या बताती बेटा, शर्म आती है, पर सच यही है। तब से लेकर आज तक मैं उनके नियमों में जी रही हूँ। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ जी ये तो गुलामी है बेटा, जानती हूँ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। दादी जी का स्वभाव ऐसा ही है, या तो उनकी बात मानो या फिर घर छोड़ दो, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। तो क्या हम भी? नीलेश और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के सामने मुश्किल फैसला था, या तो अपनी आजादी छोड़ दो या फिर घर और संपत्ति। प्रिया ने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी। तो क्या हम घर छोड़ दें? नहीं, मैं दादी जी को सीधा करके रहूंगी। माँ जी आपने हार मान ली थी, पर मैं नहीं मानूंगी। अगले दिन सुबह प्रिया ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा दिन घर में रही। दादी जब सुबह उठी तो देखा प्रिया पहले से ही जाग रही है। प्रिया ने उनके लिए चाय बनाई, पैर छुए, पूरे वहां की साड़ी पहनी और सिर पर पल्लू रखा। अरे तुम तो। दादी जी आपने जो कहा मैं वो सब करूंगी, आप बिल्कुल सही हैं। आपका जमाना बेहतर था। पूरा दिन प्रिया दादी की हर बात मानती रही। खाना बनाया, घर साफ किया, पूजा की। दादी तो खुश हो गई। शाम को प्रिया ने कहा, दादी जी मैं कल से आपके हिसाब से ही रहूंगी, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं 1 हफ्ते तक आपके जमाने जैसा जीऊंगी पूरी तरह, और आप भी 1 हफ्ते मेरे जमाने जैसा जिएंगी पूरी तरह। फिर हम देखेंगे कौन सा जमाना बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगली सुबह से मैं आपके सारे नियम मानूंगी। 4 बजे उठूंगी, हाथ से कपड़े धोऊंगी, चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, मोबाइल नहीं छूंगी, बाहर भी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल आपके जमाने जैसा। अरे ये तो सही है। हाँ, पर आप भी मेरे साथ वही करेंगी। 9 बजे तक सोएंगी, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएंगी, माइक्रोवेव में खाना गर्म करेंगी, मोबाइल चलाएंगी, बाहर घूमने जाएंगी। 7 दिन। अगर आप हार गई तो आप हमें हमारे तरीके से जीने देंगी। और अगर तुम हार गई तो मैं जिंदगी भर आपके नियम मानूंगी बिना किसी शिकायत के। नीलेश और सास हैरान थे। दादी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है। मुझे तो पता ही है तुम 2 दिन में हार जाओगी। पहला दिन प्रिया सुबह 4 बजे उठी। आग तो खुल ही नहीं रही थी। किसी तरह चूल्हे पर खाना बनाया तो हाथ जल गए। कपड़े हाथ से धोए तो कमर दुखने लगी। शाम तक तो वो पस्त हो गई। दूसरी तरफ दादी 9 बजे उठी तो चिड़चिड़ी हो गई। मोबाइल चलाया तो कुछ समझ में नहीं आया। माइक्रोवेव में दूध गर्म करते हुए जल गया। शाम को मॉल गई तो भीड़ और शोर से घबरा गई। तीसरा दिन प्रिया की हालत खराब हो गई थी। लगातार काम से उसकी कमर और हाथ दुख रहे थे। दादी भी परेशान थी। उन्हें अपना रूटीन याद आ रहा था।
5वां दिन दोनों और थक चुकी थी, पर कोई हारना नहीं चाहता था। 7वां दिन शाम को दोनों एक साथ बैठी। दादी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा मैं तो हार गई, ये सब मेरे बस का नहीं। इतनी रफ्तार, इतना शोर, इतनी भागदौड़ मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रिया भी रो पड़ी। मैं भी हार गई दादी जी, आपके जमाने का जीना इतना मुश्किल है। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हे पर खाना, हाथ से कपड़े धोना, मैं थक गई हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। दादी ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैंने गलती की, मैं तुम पर अपना जमाना थोपना चाह रही थी, पर अब समझ में आया हर जमाने की अपनी मुश्किलें होती है। तुम्हारा जमाना भी आसान नहीं है। और दादी मैं भी समझ गई आपका जमाना कितना मुश्किल था। आपने इतना सब किया, इतनी मेहनत की, मैं आपका सम्मान करती हूँ। दादी की आंख में आंसू आ गए। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गुलाम बनाना चाह रही थी, जैसे मैं बनी थी वैसे, पर ये गलत है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक है। प्रिया ने दादी को गले लगा लिया। सुनो, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, सबका है। मैं कल ही वकील को बुलाती हूँ। इस घर में सबका हक है। मैंने गलत किया जो घर के डर से सबको दबाए रखा। फिर दादी अपनी बहू के पास गई। और तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे भी अपनी मर्जी से जीने दिया होता। घर में सब बदल गया था। प्रिया अपने हिसाब से रहती, ऑफिस जाती। दादी कभी कभी उसे पुराने दिनों की कहानियां सुनाती और प्रिया दादी को मोबाइल चलाना सिखाती। एक दिन दादी ने कहा, देखो मैंने ये व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, तुमने सिखाया था ना। प्रिया हंसी। वाह दादी जी, अब तो आप भी मॉडर्न हो गई। अरे नहीं बेटा, मैं तो अब भी अपने जमाने की हूँ, पर तुम्हारे जमाने को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम? मैं भी दादी जी, अब मुझे भी आपके जमाने की अच्छी बातें समझ में आने लगी है। कभी कभी चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ना तो बहुत स्वाद आता है। दादी ने प्रिया का माथा चुमा। यही तो चाहिए बेटा, ना तुम पूरी तरह पुराने बनो, ना मैं पूरी तरह नहीं। दोनों एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को समझे। नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी अब तो लगता है घर में शांति आ गई। हाँ बेटा, अब समझ में आया, जमाना चाहे कोई भी हो, प्यार और समझदारी से ही घर चलता है।